आज हम इस ऑडियो सीरीज के पार्ट 5 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम 1995 से 2004 के लेटर को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो सिर्फ निवेश की नहीं, जिंदगी की समझ है। वॉरेन बफेट कहते हैं, सादगी में ही असली समझ है और धैर्य में ही असली मुनाफा। 1995 से 2004 तक हर पत्र में उन्होंने यही सिखाया कि दौलत सोच में होती है, शोर में नहीं। चलिए सुनते हैं वो सीख जो वक्त से भी आगे निकल गई। साल 1995, इंश्योरेंस और अंडरराइटिंग डिसिप्लिन। 1995 के पत्र में बफे ने इंश्योरेंस बिजनेस की ताकत और अंडरराइटिंग डिसिप्लिन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां तभी सफल होती हैं जब वो प्रीमियम लेने और दावे यानी क्लेम्स चुकाने के बीच संतुलन रखती हैं। बफे ने कहा, इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़ा राज है अंडरराइटिंग डिसिप्लिन। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को बताया कि इंश्योरेंस सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट करने का काम नहीं है, असली गेम है सही पॉलिसीज चुनना और डिसिप्लिन अंडरराइटिंग। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, अंडरराइटिंग डिसिप्लिन। हर इंश्योरेंस डील तभी करनी चाहिए जब टर्म्स सही हो। नंबर 2, फ्लोट स्टेबिलिटी। डिसिप्लिन अंडरराइटिंग से फ्लोट स्थिर और भरोसेमंद बनता है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। शॉर्ट टर्म ग्रोथ से ज़्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी सस्ता प्रीमियम लेकर पॉलिसीज बेचती है, लेकिन बाद में क्लेम्स बढ़ जाते हैं और घाटा हो जाता है। दूसरी कंपनी डिसिप्लिन प्राइसिंग रखती है, कम पॉलिसीज बेचती है पर कांस्टेंट प्रॉफिट कमाती है। यही फर्क है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1, हर डील अच्छी नहीं होती, अंडरराइटिंग डिसिप्लिन जरूरी है। नंबर 2, फ्लोट तभी काम का है जब उसका आधार स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग हो। नंबर 3, शॉर्ट टर्म ग्रोथ के पीछे भागना खतरनाक है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दो। आइए देखते हैं आज के संदर्भ में इस लेटर को। आज कई इंश्योरेंस कंपनियां एग्रेसिव प्राइसिंग से मार्केट शेयर लेती हैं पर घाटे में चली जाती हैं। बफे की 1995 की सीख है, डिसिप्लिन अंडरराइटिंग ही टिकाऊ सफलता दिलाता है। यह था 1995 के बफे का लेटर का सार। साल 1996, शेयर होल्डर फ्रेंडली पॉलिसीज। 1996 के पत्र में बफे ने शेयर होल्डर फ्रेंडली पॉलिसीज और कैपिटल एलोकेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी का पहला कर्तव्य है शेयर होल्डर्स को वैल्यू लौटाना, चाहे बाईबैक्स हो, डिविडेंड्स हो या नए इन्वेस्टमेंट्स। बफे कहते हैं, कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने शेयर होल्डर्स के साथ ईमानदार और फेयर रहना। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को बताया कि बर्कशायर की फिलॉसफी सिंपल है, कैपिटल एलोकेशन ऐसा होना चाहिए जो शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइज करें। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, कैपिटल एलोकेशन। पैसा वहीं लगाना चाहिए जहां लॉन्ग टर्म वैल्यू बने। नंबर 2, शेयर होल्डर वैल्यू। हर डिसीजन का अल्टीमेट टेस्ट है, क्या इससे शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। नंबर 3, फेयर पॉलिसीज। डिविडेंड्स, बाईबैक्स या रीइन्वेस्टमेंट, सबका आधार होना चाहिए फेयरनेस। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी को $100 का प्रॉफिट हुआ। अब 3 रास्ते हैं। डिविडेंड देकर शेयर होल्डर्स को लौटाना, अंडर वैल्यूड शेयर खरीदना या अच्छे प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट करना। बफे कहते हैं, सही मिक्स ही शेयर होल्डर फ्रेंडली पॉलिसीज है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1, कैपिटल एलोकेशन हर कंपनी का सबसे बड़ा काम है। नंबर 2, शेयर होल्डर्स को वैल्यू लौटाना ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। नंबर 3, डिविडेंड्स, बाईबैक्स और री इन्वेस्टमेंट का सही बैलेंस जरूरी है। आइए देखते हैं आज के संदर्भ में इस लेटर को। आज एप्पल मैसिव बाईबैक्स करता है, इन्फोसिस डिविडेंड्स देता है और बर्कशायर री इन्वेस्टमेंट पर जोर देता है। बफे की 1996 की सीख,
दिखाती है कि हर रास्ता सही हो सकता है अगर वह शेयर होल्डर फ्रेंडली हो। यह था 1996 के बफे के लेटर का सार। 1997 इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और रिस्क कंट्रोल। 1997 के पत्र में बफे कहते हैं कि बर्कशायर की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और रिस्क कंट्रोल की अहमियत को दोहराया है। उन्होंने बताया कि मार्केट वोलेटिलिटी से ज़्यादा खतरनाक है ओवर कॉन्फिडेंस और बिना रिस्क समझे निवेश करना। बफे कहते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी से मत डरिए, असली खतरा है डिसिप्लिन खोना और रिस्क को ना समझना। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को 2 बातें याद दिलाई। पहला, बर्कशायर की फिलॉसफी अनचार्ज्ड है, ग्रेट बिजनेसेस, फेयर प्राइसेस, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। दूसरा, हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क कंट्रोल सबसे अहम है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, केवल उन्हीं बिजनेस में निवेश करो जिन्हें आप समझते हो और जो लंबे समय तक टिकेंगे। नंबर 2, रिस्क अवेयरनेस, हर डील का आकलन रिस्क बनाम रिवॉर्ड से करो। नंबर 3, डिसिप्लिन, बफेट ने कहा कि अनुशासन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार है। आइए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक निवेशक शॉर्ट टर्म वैल्यू वाले स्टॉक्स में कूद पड़ता है और क्रैश होते ही सब खो देता है। दूसरा निवेशक सिर्फ क्वालिटी बिजनेस खरीदता है और धीरे धीरे वेल्थ बनाता है। यही है बफे फिलॉसफी। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेकअवेज। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बदलते मार्केट के साथ भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। नंबर 2, रिस्क अवेयरनेस हर डील से पहले जरूरी है। नंबर 3, अनुशासन ही निवेशक का सबसे बड़ा एज है। आइए देखते हैं आज के संदर्भ में इस लेटर को। 1997 के ठीक बाद .com बबल आया, बहुत से इन्वेस्टर्स फंसे, लेकिन बफे ने डिसिप्लिन और फिलॉसफी पर टिके रहकर बर्कशायर को सुरक्षित रखा। यही टाइमलेस लेसन है। यह था 1997 के बफे के लेटर का साल 1998, मर्जर्स और डील मेकिंग। 1998 के पत्र में बफे ने मर्जर्स और एक्विजिशन पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर डील्स वैल्यू क्रिएट नहीं करती क्योंकि कंपनीज ओवरपे करती हैं। असली जीत उन्हीं डील्स में है जहां डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस हो। बफे कहते हैं हर मर्जर अच्छी नहीं होती, अक्सर कंपनीज डील्स में ओवरपे करके खुद को नुकसान पहुंचाती हैं। 1990 में मर्जर्स और एक्विजिशन का ट्रेंड तेजी पर था, लेकिन बफे ने शेयर होल्डर्स को चेतावनी दी कि ज़्यादातर डील्स वैल्यू डिस्ट्रॉय करती हैं, ना कि क्रिएट। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, अवॉइड ओवरपेइंग। बफे ने कहा कि ज़्यादातर एक्विजिशंस इसलिए फेल होती हैं क्योंकि कंपनीज बहुत महंगा दाम चुका देती हैं। नंबर 2, डिसिप्लिन इन डील मेकिंग का मतलब हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना नहीं, बल्कि सिर्फ सही डील्स चुनना है। नंबर 3, वैल्यू क्रिएशन, हर डील का अल्टीमेट टेस्ट है क्या यह शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 कंपनियां एक्विजिशंस कर रही हैं। पहली कंपनी ओवरपे करती है और बाद में घाटे में जाती है। दूसरी फेयर प्राइस पर क्वालिटी बिजनेस खरीदती है और सफल होती है। बफे हमेशा दूसरी स्ट्रेटजी चुनते हैं। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेकअवेज कार्ड। नंबर 1, हर डील वैल्यू क्रिएट नहीं करती, डिसिप्लिन जरूरी है। नंबर 2, ओवरपे करना इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नंबर 3, केवल वही एक्विजिशंस करो जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाएं। आइए देखते हैं आज के संदर्भ में इस लेटर को। आज भी कई मेगा मर्जर्स फेल हो जाती हैं क्योंकि ओवरपे किया जाता है। बफे की 1998 की सीख टाइमलेस है, केवल वही डील करो जो सही प्राइस और लॉन्ग टर्म वैल्यू दो। यह था 1998 के बफे का लेटर का साल 1999, .com बबल और डिसिप्लिन। 1999 में .com बबल अपने चरम पर था। बफे ने इस पत्र में समझाया कि क्यों बर्कशायर ने टेक यूफोरा से दूरी बनाई
और केवल समझ आने वाले बिजनेसेस पर ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिंग का पहला रूल है डोंट लूज मनी और दूसरा रूल है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। जब पूरी दुनिया टेक स्टॉक्स में पागल थी, बफे ने शांत रहकर कहा, हमें वही खरीदना है जिसे हम समझते हैं। इस साल .com बबल अपने पीक पर था। नए इंटरनेट कंपनीज रिस्क स्काई हाई वैल्यूएशन पर बिक रही थी। लेकिन बफे ने शेयर होल्डर्स को याद दिलाया कि हाइप इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस, केवल उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो जिन्हें आप गहराई से समझते हो। नंबर 2, अवॉइड हाइप, भीड़ के पीछे भागना सबसे खतरनाक है। नंबर 3, डिसिप्लिन मैटर्स, बफे ने फिर दोहराया। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1999 में इन्वेस्टर ने एक रैंडम .com कंपनी खरीदी और अगले ही साल क्रैश हो गया। दूसरा इन्वेस्टर कोका कोला या जिलेट जैसे बिजनेस में रहा और स्टेडी प्रॉफिट्स कमाता रहा। यही है डिसिप्लिन का फर्क। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, केवल उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो जिन्हें आप समझते हो। नंबर 2, हाइप से बचना डिसिप्लिन का असली टेस्ट है। नंबर 3, कैपिटल की रक्षा करना इन्वेस्टिंग का पहला और सबसे बड़ा रूल है। आइए देखते हैं आज के संदर्भ में इस लेटर को। आज क्रिप्टो हाइप में स्टॉक्स और SPACs वही गलती दोहराते हैं जो 1999 में हुई थी। बफे का सबक टाइमलेस है। भीड़ से दूर रहो, डिसिप्लिन से चलो। यह था 1999 के बफे का लेटर का सार। साल 2000, .com क्रैश और बफे की जीत। 2000 के पत्र में बफे ने दिखाया कि .com क्रैश के बाद बर्कशायर की कंजर्वेटिव और डिसिप्लिन स्ट्रेटजी कैसे सफल साबित हुई। उन्होंने इन्वेस्टर्स को सिखाया कि स्पेकुलेशन से बचना और फंडामेंटल्स पर टिके रहना ही असली जीत है। .com बबल फूटा, नैस्डैक धराशायी हुआ, लेकिन बफे ने काम रहकर फंडामेंटल्स पर टिके रहकर जीत दर्ज करी। 1999 में टेक स्टॉक्स स्काई हाई वैल्यूएशन पर थे। 2000 में क्रैश आया और बिलियंस वाइप आउट हो गए। बफे की फिलॉसफी डोंट इन्वेस्ट इन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इस साल विजेता साबित हुई। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, अवॉइड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन अल्पकालीन चमक देता है, लेकिन क्रैश में सब मिट जाता है। नंबर 2, स्टिक टू फंडामेंटल्स, केवल स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही वेल्थ बनाता है। नंबर 3, पेशेंस विंस। बफे की पेशेंस ने बर्कशायर को नुकसान से बचाया और ग्रोथ दिलाई। आइए इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने .com कंपनी में $10,000 डाले और क्रैश के बाद $1,000 बचा। दूसरा इन्वेस्टर ने कोका कोला या जिलेट जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया और स्टडी रिटर्न्स पाए। यही फर्क है स्पेकुलेशन बनाम फंडामेंटल्स। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, स्पेकुलेशन से दूर रहो, यह वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। नंबर 2, फंडामेंटल्स पर टिके रहना ही असली स्ट्रेटजी है। नंबर 3, पेशेंस और डिसिप्लिन क्रैश के समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। आइए देखते हैं आज के संदर्भ में इस लेटर को। चाहे क्रिप्टो बबल्स हो या मेमे स्टॉक्स का क्रेज, 2000 की बफे की सीख आज भी उतनी ही सही है। टिके रहो फंडामेंटल्स पर, तभी बनेगी सस्टेनेबल वेल्थ। यह था 2000 का बफे की लेटर का सार। साल 2001, 9/11 इंश्योरेंस और रिस्क। 2001 का साल कठिन रहा। 9/11 के हमलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बफे ने इस पत्र में इंश्योरेंस बिजनेसेस, अंडरराइटिंग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत बताई। साथ ही उन्होंने डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग के मौके
और बर्कशायर के मैनेजर्स की ईमानदारी की भी चर्चा की। 9/11 के हमले, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इंश्योरेंस सेक्टर पर बड़ा असर। बफे ने कहा, डिसिप्लिन और सही रिस्क मैनेजमेंट ही सर्वाइवल का रास्ता है। इस साल बफे ने ओपनली माना कि इंश्योरेंस सेक्टर को 9/11 से बड़ा झटका लगा। जनरल रे की अंडरराइटिंग में कमजोरियां दिखीं, लेकिन बर्कशायर ने इससे सबक लिया। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, अंडरराइटिंग डिसिप्लिन। सही प्रीमियम और सही पॉलिसी चुनना इंश्योरेंस की असली ताकत है। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। रेयर रिस्क जैसे टेररिज्म को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग। संकट के समय भी अवसर होते हैं। बफे ने फिनोवा जैसे डील्स से वैल्यू बनाई। आइए इसको एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी सस्ते प्रीमियम पर पॉलिसीज बेचती है, लेकिन डिजास्टर आने पर सब डूब जाता है। दूसरी डिसिप्लिन पॉलिसीज रखती है, कम ग्रोथ लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। यही है बफे की इंश्योरेंस फिलॉसफी। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग दोनों में डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। नंबर 2, रिस्क। रेयर रिस्क को भी नज़रअंदाज मत करो, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करो। नंबर 3, डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में वैल्यू इन्वेस्टिंग के मौके छुपे होते हैं। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। 2001 की तरह 2008 और 2020 में भी क्राइसिस आया, लेकिन बफे की यह सीख काम आई, डिसिप्लिन्ड अंडरराइटिंग और काम इन्वेस्टिंग। यह था 2001 के बफे का लेटर का सार। 2002, अकाउंटिंग और डेरिवेटिव्स का खतरा। 2002 के पत्र में बफे ने साफ चेतावनी दी कि अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी की कमी और डेरिवेटिव्स का गलत इस्तेमाल ग्लोबल मार्केट्स के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने डेरिवेटिव्स को फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस कहा। बफे ने कहा कि डेरिवेटिव्स दिखने में हार्मलेस हैं, लेकिन यह फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस साबित हो सकते हैं। इस साल दुनिया ने अकाउंटिंग स्कैंडल्स देखे। एनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसे जाइंट्स गिर पड़े। बफे ने शेयर होल्डर्स को चिताया कि ऐसी घटनाओं की जड़ है अकाउंटिंग की ओपेसिटी और डेरिवेटिव्स का मिसयूज। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी। अगर नंबर साफ और ऑनेस्ट नहीं है तो इन्वेस्टर्स के साथ धोखा है। नंबर 2, डेरिवेटिव्स रिस्क। डेरिवेटिव्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैसिव लॉसेस ला सकते हैं। नंबर 3, एथिकल मैनेजमेंट। बफे ने कहा कि इंटीग्रिटी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुण है। आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी डेरिवेटिव से शॉर्ट टर्म चमक दिखाती है, लेकिन जब मार्केट उलट जाता है लॉसेस इतने बड़े हो जाते हैं कि कंपनी ही डूब जाती है। यही एनरॉन और वर्ल्डकॉम में हुआ। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, हमेशा अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दो। नंबर 2, डेरिवेटिव्स को समझे बिना उनमें मत उलझो। नंबर 3, इंटेग्रिटी और एथिक्स के बिना कोई भी मैनेजमेंट भरोसेमंद नहीं है। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बफे की चेतावनी का ही सबूत था। डेरिवेटिव्स और ओपेक अकाउंटिंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। यह था 2002 के बफे का लेटर का सार। साल 2003, गवर्नेंस और बर्कशायर कल्चर। 2003 के पत्र में बफे ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बर्कशायर की डिसेंट्रलाइज कल्चर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीईओज को ऑटोनॉमी और ट्रस्ट देना, लेकिन साथ ही इंटीग्रिटी की डिमांड करना बर्कशायर की सफलता का राज है। बफे कहते हैं कि बर्कशायर की असली ताकत है उसकी कल्चर, सीईओज को आज़ादी, शेयर होल्डर से ईमानदारी। इस साल बफे ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बर्कशायर की डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर पर इनसाइट्स शेयर किया।
उन्होंने कहा हमें रूल बुक से नहीं, भरोसे और वैल्यू से काम करना चाहिए। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन। बर्कशायर की कंपनियां इंडिपेंडेंटली रन होती हैं। नंबर 2, ट्रस्ट एंड ऑटोनॉमी। बफे अपने सीईओज को स्वतंत्रता देते हैं लेकिन उनसे ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। नंबर 3, इंटीग्रिटी फर्स्ट। बफे ने कहा हम टैलेंटेड मैनेजर्स ढूंढ सकते हैं लेकिन इंटीग्रिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बर्कशायर का कोई सब्सिडरी सीईओ खुद डिसीजन लेता है लेकिन वह हर स्टेप्स में ईमानदारी से शेयर होल्डर्स को सच्चाई बताता है। यही है बर्कशायर का गवर्नेंस मॉडल। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी मिलती है। नंबर 2, ट्रस्ट और ऑटोनॉमी सीईओज को एम्पावर करती है। नंबर 3, इंटीग्रिटी के बिना कोई गवर्नेंस टिकाऊ नहीं है। आइए आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। इनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसी घटनाओं ने दिखाया कि गवर्नेंस में इंटेग्रिटी की कमी खतरनाक है। बर्कशायर की डिसेंट्रलाइज्ड लेकिन वैल्यू ड्रिवन कल्चर आज भी रोल मॉडल है। यह था 2003 के बफे का लेटर का साल 2004, कैपिटल एलोकेशंस और एक्विजिशंस। 2004 के पत्र में बफे ने कैपिटल एलोकेशन और डिसिप्लिन्ड एक्विजिशंस पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि हर डॉलर को सही जगह लगाना ही कंपनी की असली जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि गलत एक्विजिशंस शेयर होल्डर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बफे कहते हैं कि हर डॉलर सैक्रेड है। कैपिटल एलोकेशन में गलती का मतलब है शेयर होल्डर्स का सीधा नुकसान। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को याद दिलाया कि बर्कशायर की फिलॉसफी सिंपल है, केवल उन्हीं एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स को चुनना है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू दें। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, कैपिटल एलोकेशन, पैसा वहीं लगाओ जहां कंपाउंडिंग हो सके। नंबर 2, डिसिप्लिन्ड एक्विजिशन, सिर्फ ग्रोथ के लिए डील्स मत करो, क्वालिटी और सही प्राइस जरूरी है। नंबर 3, शेयर होल्डर्स वैल्यू, हर डिसीजन का अल्टीमेट टेस्ट है क्या यह शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी फ्लैशी एक्विजिशंस करती है और ओवरपे करती है, नतीजा शेयर होल्डर्स का पैसा बर्बाद। दूसरी कंपनी डिसिप्लिन से सही प्राइस पर स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस खरीदती है और सालों तक ग्रो करती है। यही है बफे का मॉडल। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेक अवे कार्ड्स। नंबर 1, कैपिटल एलोकेशन हर कंपनी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2, रॉन्ग एक्विजिशंस वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन ही असली टारगेट होना चाहिए। आइए इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। AOL, टाइम वार्नर मर्जर जैसे फेलियर्स दिखाते हैं कि ओवरपेइंग खतरनाक है, जबकि बर्कशायर के डिसिप्लिन्ड एक्विजिशंस लॉन्ग टर्म विनर्स बने। यह था 2004 के बफे का लेटर का सार। धन्यवाद। अगली सीरीज में हम अगले 10 सालों के लेटर को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।